सबको पता है कि इस बार जो टीचिंग है वो ऑनलाइन चल रही है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं जो कि बाद में ऐड हुए हैं। मैं फर्स्ट लेक्चर अपना जो कि इंट्रोडक्शन टू द मैकेनिक्स पार्ट उस पर ऑलरेडी दे चुका हूँ। पूरी की पूरी आपको स्कीम बता चुका हूँ कि आपको कैसे स्टडी करनी है और कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, सारा का सारा डिटेल विद इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन विद पेपर्स रिगार्डिंग फिजिक्स मैं ऑलरेडी सबको बता चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स नए हैं तो प्लीज़ वो उस पर चैनल पे सब्सक्राइब करके तो उनका पिछला जो चैनल है, ठीक है, पिछला जो लेक्चर है वो ऑटोमेटिकली उनके पास आ जाएगा और वो उसको वॉच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। जो अगला पार्ट है एकेडमिक्स पार्ट टू द मैकेनिक्स, वन कन्फ्यूजन इज मीन टू ऑल द स्टूडेंट्स। वो सोच रहे हैं कि जो फिजिक्स का है, फिजिक्स का कोई एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है मैकेनिक्स। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि +1 +2 क्लास के अंदर आपने एक ही बुक पढ़ी होती है फिजिक्स अकेली, ओके, बट देयर आर सो मेनी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स विच वी हैव टू स्टडी डीपली। उन सारी की सारी ब्रांचेस को डीपली पढ़ने के लिए आगे कैटेगरीज में पार्ट्स में स्लोट आपके पास बुक्स आती है, जिसमें फर्स्ट बुक जो पेपर ए है आपका वो है मैकेनिक्स। दैट मीन दिस इज कंप्लीट पेपर, नॉट अ टॉपिक, अ कंप्लीट पेपर, कंप्लीट बुक, जिसको हमने बोला है मैकेनिक्स। ओके, तो आगे का काम स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स के बारे में बताना चाहूँगा। मैकेनिक्स इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन। जहाँ पे भी जिस पार्टिकल में भी कहीं पे भी अगर मोशन के रिगार्डिंग कोई पॉइंट आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट मीन दैट बॉडी विल बी इन मोशन। अगर आपको थोड़ा सा याद हो +1 क्लास की जो मोस्टली आपके फर्स्ट 2, 3 और 4 चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे रिलेटेड हैं मैकेनिक्स से। ओके, दैट मीन वी आर डीलिंग विद द मोशन, रेस्ट, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन, ये सारा का सारा आपके पास किस में आता है, दैट वाज इन मैकेनिक्स। अगर थोड़ा सा एक फर्स्ट टॉपिक जो मतलब कि आज आपको दिख भी रहा होगा बोर्ड पे जो मैंने लेके चला हूँ, दैट इज जस्ट अ फ्लैश बैक ऑफ मैकेनिक्स। अगर हम थोड़ा सा पीछे रिमाइंड करें, स्टार्टिंग में जितनी भी इन्वेंशंस या सब कुछ चलता आया तो हम वहाँ पे एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट देते हैं दैट न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। जो न्यूटन है उसका जो एरा है लाइफ टाइम का आपके पास है, दैट वाज इन 16th और 17th सेंचुरी, दैट इज नियर अबाउट 1686। अपने एक आर्टिकल में न्यूटन ने खुद अपनी वर्डिंग्स में एक चीज लिखी हुई है, I do not define time, space, place and motion since they are well known to all. This is a wording of Newton in Principia. Okay, जनरल है, आर्टिकल है, तो उसमें न्यूटन ने ये वर्डिंग खुद कही हुई है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि जो हमारी स्टार्टिंग की स्टडी थी, स्टार्टिंग की जो रिसर्च थी, दैट इज टोटली डील विद मैकेनिक्स। आज चाहे हम एटॉमिक पे, सब एटॉमिक, एलिमेंट्री पार्टिकल्स या एस्ट्रोनॉमीज, इन पे सब पे पहुंच चुके हैं, क्वांटम वर्ल्ड पूरा का पूरा जनरेट हो गया है, पर बेसिकली जो बेस है पूरी की पूरी स्टडी का वो कहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज फ्रॉम मैकेनिक्स। अगर आपको मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग है तभी उसके बाद आप हाई उस पे अप्रोच करके हम कह सकते हैं कि हम आगे क्वांटम वर्ल्ड पे, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स इज आल्सो अ पार्ट और योर सब्जेक्ट इन BSc 2 क्लास। तो वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, मैकेनिक्स के बारे में आना चाहिए। इसीलिए हम इसको कई बार क्या बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मीनिंग ट्रेडिशनल, जो स्टार्टिंग में आपके पास ट्रेडिशनल व्यू था उसको हम बेसिकली बोलते हैं क्लासिकल। तो इसको मैकेनिक्स या सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स या समटाइम्स वी से इट एज अ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। जो रूल्स, जो लॉज आपको मैकेनिक्स के दिए गए हैं वो बेसिकली किसने दिए हैं, दैट इज ऑफ न्यूटन। ठीक है सर, इसी चीज को हम क्या करते हैं, कंप्लीटली स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी की एक और स्टडी है, वर्डिंग है एब्सोल्यूट स्पेस इन इट्स ओन नेचर
without relation to anything external remain always similar and immovable. अगर आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के समझो तो यहीं से आपके पास न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जनरेट हो जाता है। ठीक है, आपके पास जो भी अगर कोई स्पेस है तो उस स्पेस में हम कहते हैं कि वो एज सच रहेगी, इमूवेबल रहेगी, दैट मीन इट विल नॉट चेंज बाय इटसेल्फ। इज इट क्लियर? तो ये बेसिकली आपके पास सारी की सारी जो स्टडी चल रही है वो किससे स्टार्ट हो रही है? मैकेनिक्स से स्टार्ट हो रही है। इज इट क्लियर? तो उसी के बाद हम देखें तो जो स्टार्टिंग की जो बेसिक साइंस है, फिजिक्स है, हम कह सकते हैं कि फिजिक्स में जो जनरेशन हुई है सबसे पहले कौन सी ब्रांच निकल के आई है फिजिक्स की, तो उस ब्रांच का नाम क्या होगा? मैकेनिक्स होगा। इसी के ऊपर बहुत अच्छे वर्डिंग में एक साइंटिस्ट मैक्स वॉन लुई ने एक बहुत अच्छा सा पॉइंट दिया है, इन द बिगिनिंग वाज मैकेनिक्स, दैट इज इन हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स इन 1950। ओके, तो कितना अच्छा एक पॉइंट क्या है कि स्टार्टिंग में जो कुछ भी नहीं था, जब कोई रिसर्च नहीं थी, इन्वेंशंस नहीं थे, हमें इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे, डिवाइसेस नहीं थे, हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं थे, सुपर कंप्यूटर्स नहीं थे, उनकी तो चलो बात अलग है। तो वहाँ पे जो रिसर्च थी वो केवल क्या थी? आपके पास मैकेनिक्स थी। ओके, सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपने घर से कॉलेज आया हूँ विद इन 1 आवर। ओके, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी वेलोसिटी से आया, कितनी एक्सेलरेशन थी, कितनी बार ब्रेक लगाए, अगर मैं कोई व्हीकल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो व्हीकल भी जब हम ब्रेक लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास क्या कंसेप्ट आता है? दैट इज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक बहुत अच्छा सा पॉइंट निकल के आता है, दैट इज instantaneous velocity is basically the velocity of any body at a particular instant of time. जब हम instantaneous velocity लिखते हैं v, that is of dx by dt, where x is the displacement and t is the time variable. ओके, अब हम सबको पता है एक पैरामीटर क्या होता है? डिपेंडेंट। दूसरा पैरामीटर क्या होता है? इंडिपेंडेंट। क्लियर? जो वेलोसिटी आपके पास सिंपल दिस इज वेलोसिटी, ओके, पर ये वेलोसिटी dx by dt की फॉर्म में कैसे लिख दी है? ठीक है, मैथमेटिकल नोटेशन कैसे आई? तो इसमें आप सबने +1 क्लास में पढ़ा होगा, वेयर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, x इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इफ आई टेक इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसी चीज को हम लिखते हैं वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू डेल्टा x by डेल्टा ऑफ t, वेयर डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। That's very important concept. Okay? और इसी चीज को आगे फर्दर ऐसे लिखा जा सकता है, अगर आपने अच्छे से डीपली पढ़ा है। Can I write it as velocity v will be equal to delta x by delta t, where delta x approaches to 0. Okay? जब आपने +1 या +2 क्लासेस में डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे, स्टार्ट किया डेरिवेटिव्स को, तो डेरिवेटिव्स में सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है डेल्टा फंक्शंस का। डेल्टा फंक्शंस बेसिकली है क्या, कैसे इसको हमने जनरेट किया, क्यों इसको हमने यूज किया? डेल्टा मीनिंग लार्ज चेंज। चेंज हम सिंपल वे में बोल देते हैं दैट, बट दिस डेल्टा is the calculatable determined change in the displacement with respect to the determined change in the time। पर जब हमें यहाँ पे कंडीशन लगा दी डेल्टा t approaches to 0 और डेल्टा x approaches to 0, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो टाइम का फैक्टर है और जो डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर है दैट इज वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल हो सकता है? दैट इज approaches to 0, इट इज नॉट इक्वल। इस चीज की गलती करने वाले स्टूडेंट्स करते हैं, वो लिखता है कि डेल्टा x 0 के इक्वल हो गया। नो, दिस इज नॉट 0। अगर 0 ही हो गया तो 0 बाय समथिंग और समथिंग बाय 0, 0 बाय समथिंग दैट इज 0 एंड समथिंग अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है वो किसके ऊपर है कि जो चेंज है दैट अप्रोच टू 0, कितना स्मॉल चेंज है कि उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिटरमिन दैट स्मॉल चेंज बिकॉज दैट स्मॉल चेंज इज नियरली इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? तो यहाँ से बेसिकली कंसेप्ट निकल के आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। वेलोसिटी हम सिंपल लिख सकते हैं कि 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 सेकंड में, 5/5 दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड।
क्लियर। तो यहाँ से पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट हमारे पास नहीं आ रहा था। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास क्या आ रही है, ये सिंपल वेलोसिटी हो गई। पर जब हमने ये इसको कंडीशन लगा दी दैट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो और डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, then that type of velocity will changes to the instantaneous velocity। और आप सबको पता होगा, आपने +1 या +2 में डेरिवेटिव जब स्टार्ट करते हो मैथमेटिक्स में, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही हमने कंडीशन अप्लाई की डेल्टा अप्रोचेस टू जीरो, देन दिस डेल्टा फंक्शन विल चेंजेस टू द डेरिवेटिव। दैट मीन जो ये अपार्ट आपके पास ये फॉर्म ऑफ वेलोसिटी की या एक्सेलरेशन या किसी भी पैरामीटर्स के लिखते हैं इन केस ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, दैट इज बेसिकली कम्स फ्रॉम द डेल्टा फंक्शन। जिस टाइम पे कंडीशन अप्लाई होगी दैट दिस फैक्टर अप्रोच टू जीरो, तो वो फैक्टर किसमें चेंज हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाएगा। और जिस डिफरेंशिएशन को हम लिखते हैं डी बाई डी टी और डी बाई डी एक्स, जो आपके पास डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं। ओके, तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गया कि जो डेरिवेटिव है वो कैसे बना, कहाँ से आया, क्या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। मैकेनिक्स के पूरे आर्टिकल में या जो पूरा कोर्स मैं आगे स्टार्ट आपको कराऊंगा, टीच कराऊंगा, उसमें हमेशा एक चीज याद रखिए, देयर आर सो मैनी मैथमेटिकल वर्क। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैकेनिक्स को बेसिकली प्रूफ करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। पर उस मैथमेटिक्स के पीछे जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसको स्टडी करना और उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने फिजिकल सिग्निफिकेंस मैथ का सोचा समझा तब तो आपको फिजिक्स आएगी, और मैं कह सकता हूँ कि हाँ आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पर अगर आपने जस्ट उसको एज ए मैथ लिया, ठीक है, मैथ्स की तरह से रट्टा लगाया, ये सब कुछ किया, तो फिर वो मैथ्स बन जाता है, दैट इज नॉट अ फिजिक्स पार्ट। सबसे पहले लेक्चर में ये बात जरूरी है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आप देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स नियर अबाउट इन नॉन मेडिकल 105 जो अब तक हो चुके हैं, और कंप्यूटर में अब तक 90 मेरे पास लिस्ट आ चुकी है। तो मुझे ये नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट किस स्कूल से बिलोंग किया, उसने कैसे स्टडी की, क्या पढ़ा क्या नहीं। ओके, तो उसके लिए एक रिव्यू दे रहा हूँ ताकि सब स्टूडेंट्स को एटलीस्ट ये बेसिक्स जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो सके। ओके, यहाँ पे एक मेन पॉइंट हमने लेके चले थे वेक्टर्स। ओके, वेक्टर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैकेनिक्स। वेक्टर नोटेशन कहाँ पे डाली है, कहाँ पे नहीं डाली, ये बहुत जरूरी है, और इस चीज का आपको पूरे के पूरे कोर्स में ध्यान रखना है। ओके, वेक्टर्स के बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है वो हमें लेके चल रही है। जब भी हम वेक्टर्स की बात करते हैं, then you all know about that those physical quantities which have magnitude as well as directions are known as the vectors। पर क्या हर एक टाइम पे ये कंडीशन अप्लाई होगी कि जिनका भी मैग्नीट्यूड है, जिन फिजिकल क्वांटिटीज का या उनमें डायरेक्शन भी है, तो क्या सारी की सारी क्वांटिटी वेक्टर्स है? ठीक है, थिंक इट, एक क्वेश्चन मार्क है। कुछ आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बट दे आर नॉट वेक्टर्स। इज इट क्लियर? तो फिर क्या पढ़ा हुआ था कंडीशन में? यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन क्या आती है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर वेक्टर्स, बट इन द कंडीशन, वो कंडीशन क्या आपके पास कि दैट शुड ऑल्सो फॉलोज द parallelogram law or triangular law of vector addition or subtractions। केवल वो फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास एप्लीकेबल होंगी, वेक्टर्स में आएंगी, जो मैग्नीट्यूड भी है जिनमें आपके पास डायरेक्शन है, बट वन इम्पोर्टेंट कंडीशन इज दैट दे ऑल्सो follows the parallelogram law and the triangular law of vector additions। अगर ये दोनों कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर दी है साथ में, तभी हम कह सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज वी कैन से अबाउट दैट। इजंट इट क्लियर? उसके बाद देखो, जो पूरी की पूरी स्टडी चली है, ये सारा का सारा एरा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास आती है वो है कि जो नेक्ड आई से हमारा सराउंडिंग है, हम उसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं। क्लियर? क्योंकि मैकेनिक्स की जो स्टार्टिंग की जो शुरुआत है, फिजिक्स बनी, वो बेसिकली कहाँ से बनी? क्योंकि पहले हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, या हम इतने हाई कह दो कि बुक्स नहीं है, इतना ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी, तो हम कहाँ से सीखते थे?
we are always study from the nature. नेचर को स्टडी करते हैं या तो हम अपनी सराउंडिंग को स्टडी करते हैं। जैसे नेचर को स्टडी किया, सराउंडिंग को स्टडी किया, तो हमारे पास दिमाग आया, नॉलेज आई, हमने इसको रिकॉर्ड किया और वो पूरे के पूरे हमने आज हम इसको पढ़ के स्टडी करते हैं। इज इट क्लियर? तो बेसिकली जो नेचर है, नेचर में क्या है, मेरी सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग्स में बेसिकली हमें मुझे पता है कि दिन में सूरज है, रात को क्या है, मून है। क्लियर? तो यहीं से स्टडी स्टार्ट होगी। आप सबको इवन पता भी होगा जो हमारे इंडियन कल्चर मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग कह सकते हो या कल्चरल कह सकते हो, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डेज और यू कैन से मंथ्स। इज इट क्लियर? एक तो हम जनवरी फरवरी, दैट इज द इंग्लिश कैलेंडर, पर उसी के साथ में हमारे पास क्या आता है, एक माइथोलॉजिकली या कहो कि इंडियन कैलेंडर आता है जिसमें हमारे पास सारे मंथ्स के नेम डिफरेंट होते हैं। इवन जो स्टूडेंट्स विलेज एरिया से या बैक से थोड़ा सा रिलेट करते हैं उनको ज़्यादा पता होगी, लाइक माघ, पंजाबी से बोला था मघ, फगन, चैत। डू यू नो अबाउट दैट? तो ये सारे के सारे कहाँ से जनरेट हुए? क्योंकि जो हमारे पुराने ट्रेडिशनली जो लोग उन्होंने स्टडी किया था कि आपके पास इन विद इन 1 मंथ नियरली अबाउट 29 डेज, नॉट कंप्लीट 30 और 31 डेज, ठीक है। देयर आर टू टाइम्स मून विल बी फुल एंड मून विल बी फिनिश, दैट मीन डिस्ट्रॉयड, टोटली डार्क। क्लियर? जो डार्क पॉइंट था उसी को हम क्या बोलते हैं, अमावस्या या मस्या। और जब पूरा का पूरा फुल मून है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज पूर्णमासी और फुल मून। ओके, तो ये सारी की सारी कंडीशंस 1 मंथ में कितने टाइम्स हो रही है, 2 टाइम्स, दैट मीन 15 दिन का या नियरली 15 डेज का आपके पास डिफरेंस था। तो यहीं से आपके पास क्या हुआ, इस चीज को नोट करके हमने क्या जनरेट किया, कैलेंडर जनरेट किया। क्लियर? तो उससे हमारे पास एक वे हो गया कि नेचर को स्टडी करके हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां से स्टार्ट हुआ नेचर का कंसेप्ट। सिमिलरली स्टार्स की हमने स्टडी की, ठीक है। क्या कौन सा स्टार नॉर्थ में है, कौन सा स्टार साउथ में है, किस सीजन में स्टार्स आपको अपीयर होगा। क्लियर? लाइक अर्सा मेजर, अर्सा माइनर्स, जो आपके कॉन्स्टेलेशंस है, वो सारे के सारे भी कहाँ से स्टार्ट हुए, यहीं से स्टार्ट हुए। तो जो नेचर है, जो सराउंडिंग है, उसको हमने स्टडी करके किसकी रिसर्च की, हमने मैकेनिक्स, एक इतना बड़ा जो वास्ट फिजिक्स का आज टॉपिक है, उसको जनरेट किया। ओके, स्टार्टिंग्स में आपको अगर याद हो, आई थिंक एरिस्टोटल हैज सेड दैट इट इज बेसिकली जियोसेंट्रिक नेचर। जियोसेंट्रिक मीनिंग क्या होता है, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स हियर। वन इज नोन एज geocentric and another is the heliocentric। इसको आगे मुझे यूज भी करना है। जियोसेंट्रिक होते हैं जिनके सेंटर में अर्थ है, दैट मीन अगर सपोज करो मैं इस टाइम पे लेके चल रहा हूं कि अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है या सैटेलाइट है, ठीक है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये वर्ड भी वहीं से निकल के आया, फ्रॉम दिस पॉइंट, जियो सेंट्री और जियो स्टेशनरी। दैट मीन जब सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जो भी बॉडीज अर्थ को सेंटर मान के उसके चारों तरफ घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, उसमें हम क्या वर्ड यूज करेंगे, जियोसेंट्रिक। पर अगर मैं लेके चल रहा हूँ सन एज द सेंटर एंड ऑल द हेवनली बॉडीज आर मूविंग टुवर्ड्स द sun, then that there will be a concept of the heliocentric। तो उस चीज को हमें क्या बोलना है, heliocentric। In starting, Aristotle had said that all the world is basically the geocentric। That means Earth stationary है, but suns revolve around the Earth, according to Aristotle at that long time ago। Okay? सिमिलरली ये सारी की सारी थ्योरी चलती थी स्टार्टिंग में कि अर्थ स्टेशनरी है और अर्थ के चारों तरफ क्या है, चीजें मूव करती है। फिर उसके बाद में आपको सबको पता होगा, देयर इज द कंसेप्ट ऑफ निकोलस। क्लियर? और यू कैन थिंक ऑफ निकोलस कोपर्निकस। ओके, अकॉर्डिंग टू निकोलस कोपर्निकस, वन नेम है पूरे एक साइंटिस्ट का, निकोलस कोपर्निकस ने क्या बताया कि नहीं, ये गलत है। बेसिकली द सोलर सिस्टम इज हेलियोसेंट्रिक। दैट मीन सन इज एट वेस्ट एंड ऑल द हेवनली बॉडीज आर मूविंग टुवर्ड्स द
सन। ओके, तो पूरी की पूरी थ्योरी क्या होगी, चेंज हो गई। ठीक है, वो आपको सारों को स्टडी में, हिस्ट्री में पता होगा कि इनकी अगर बाय चांस कोई इस तरह का रूल्स देता था जो कॉन्ट्राडिक्ट होता था, देन दे सफर मैनी हरासमेंट और यू कैन से पनिशमेंट्स। क्लियर। इवन यहाँ पे कई जगह पे आपको अगर देखा भी जाए या सुना होगा आपने कि निकोलस कोपरनिकस के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि जो थ्योरी आप दे रहे हो कि सन सेंटर में और सारी फैमिली बॉडीज इसके चारों तरफ घूम रही है कि वो गलत है, पर आज हम उसी थ्योरी को मान रहे। क्लियर। दैट मीन थ्योरीज विल चेंज विद टाइम एंड वी हैव फाइंड आउट सो मैनी इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑफ दिस नेचर। और नेचर को जो स्टडी किया तो उसमें आपके पास यही है कि नेचर में आपके पास है क्या है। जब आप नेचर को स्टडी करते हो दैट मीन यू आर रिसर्चिंग और यू आर सर्चिंग द कंसेप्ट ऑफ द मैकेनिक्स। इज इट क्लियर। तो उसी चीज के ऊपर आज हमारा ये पूरा का पूरा डिस्कशन था। आगे हमने इसको ही आगे कंटिन्यू करना है एक और दो लेक्चर में, देन वी विल कम टू द एकेडमिक्स पार्ट। ओके, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। पर इसके लिए आपको स्टडी करनी। और एक और चीज मेन इंपॉर्टेंट, कई स्टूडेंट्स को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कि हम बुक्स कौन सी लिए, तो उनके लिए मैंने आपको बताया है ऑलरेडी इन द लास्ट लेक्चर। वो लेक्चर ध्यान से सुने और अगर उसके रिगार्डिंग कोई डाउट है देन कॉल टू मी और यू कैन से व्हाट्सएप मी। पर एक और चीज़ है जो मुझे पता लगी है, मुझे नोटिस में मेरे आई है, सम स्टूडेंट्स जस्ट डूइंग अनयूज्ड टॉक्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि टॉलरेबल मेरे लिए नहीं है। ओके, जो मेन पॉइंट है, जो आपका मेन कंसेप्ट है, आप वो व्हाट्सएप पे डालो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी बाय, ये सब कुछ नहीं चलता। ठीक है, जो आपके लिए काम, जिस पर्पज के लिए आपको बनाया गया है व्हाट्सएप ग्रुप, वो व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में ये टेक्स्ट मैसेज डाल भी चुका हूँ, पर कईयों को फिर भी पता नहीं लगता। तो अपनी जो ये स्कूल वाली आदत है इसको बदल लो। ठीक है, नो डाउट आई नो कि आप सभी से अभी इंटरेक्ट नहीं हुए। ठीक है, ऑनलाइन मोड पे क्लास चल रही है, पर उसके लिए आपको ये नहीं है कि एजुकेशन का जो मेथड है या प्रोफेशनली आप इस तरह से करो। अपना व्हाट्सएप ग्रुप आप अलग बना सकते हो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। ठीक है, आप उसके लिए कुछ भी करें, कौन ऐड होता है नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। पर जो मेरा ग्रुप है उसमें मुझे, ठीक है, प्रोफेशनली अनप्रोफेशनल कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं है। ओके ओके, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर सम टाइम। थैंक यू।